हेलो एवरीवन। वैल्यू एडिशन की सीरीज में हम GS1 से रिलेटेड ज्योग्राफी के कुछ डायग्राम और फ्लो चार्ट डिस्कस कर रहे थे, तो उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट तीन तरीके से कर सकते हैं। 3R अप्रोच, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करके और वाटर साइड मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके। 3R अप्रोच मतलब कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके, टैंक और पॉन्ड में स्टोरेज करके, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग करके। वाटर साइड मैनेजमेंट, कंजर्वेशन करके और रीजनरेशन करके। तो इस तरह से वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट किया जा सकता है। फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर लोकेट होंगी, कहाँ पर लगेंगी, उनको इफ़ेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं, जोग्राफिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। तो जो जोग्राफिकल फैक्टर हैं उसमें रॉ मटेरियल, क्लाइमेट, रिलीफ, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, वाटर अवेलेबिलिटी। ह्यूमन फैक्टर्स की अगर बात करें तो मार्केट, कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, ये सारे प्रभाव डालते हैं कि इंडस्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी। नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जांपल बायोमास, जियोथर्मल, सोलर पावर, विंड पावर, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो पावर। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड एविडेंस कौन कौन से हैं? फॉसिल्स एविडेंस हैं, जिग्सा फिटिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, टिलिट डिपॉजिट्स हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स हैं। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जब आता है तो जहाँ जो सेंटर पॉइंट होता है उसको फोकस बोलते हैं, ये धरती के अंदर होता है, और जो हमें महसूस होता है ये जस्ट उसके ऊपर होता है, इसको एपिसेंटर बोलते हैं, और सिस्मिक वेव चारों तरफ फैल जाती हैं। अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन, तो सरकम पैसिफिक बेल्ट, मिड अटलांटिक रिज बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। वोल्केनो को कौन कौन से टाइप हैं? तो एक्टिव वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो और डोरमेंट वोल्केनो। जब रिवर इरोजन करती है तो किस तरह से इरोड होती है? लैटरल इरोजन होता है और वर्टिकल इरोजन होता है। लैटरल इरोजन में रिवर ऐसे फैलती है और वर्टिकल इरोजन में रिवर अंदर की तरफ काटती है पानी से। रिवर इरोजन के प्रोसेस कौन कौन से हैं? एब्रेशन, सॉल्यूशन, एट्रिशन, हाइड्रोलिक एक्शन। नदियाँ मियांडरिंग करते हुए चलती हैं। ये नदी मियांडर करते हुए चल रही है और धीरे धीरे इस तरह से करते करते उसमें एक ऑक्सबो लेक का निर्माण हो जाता है मियांडरिंग करते करते। ओशन रिलीफ, समुद्र के अंदर कैसी आकृतियाँ होती हैं वो दिखाया गया है। कॉन्टिनेंटल पार्ट है ये, यानी कि लैंड है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये भी कॉन्टिनेंट का ही पार्ट रहता है, सेल्फ, इसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं। फिर स्लोप आता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, और फिर राइज आता है, और उसके बाद में एबिसल प्लेन आता है। ये सारा पानी के अंदर होता है। ट्राई सेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन, यहाँ 0 डिग्री है यानी कि इक्वेटर है। यहाँ से गर्म हवा ऊपर उठेगी और 30 डिग्री पर आकर नीचे हो जाएगी, फिर कुछ इस तरफ बढ़ेगी और कुछ इस तरफ बढ़ेगी। तो ये नीचे से 60 डिग्री तक आएगी और ऊपर चली जाएगी। जो ऊपर जाएगी वो कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। जो इधर जाएगी वो भी 30 डिग्री पर आकर बैठेगी। जो इधर जाएगी वो 90 डिग्री पर आगे गिरेगी और फिर इधर चली जाएगी। तो इस तरह से 3 सर्कुलेशन पूरे हो गए। पहले वाले को बोलेंगे जो 0 से 30 डिग्री के बीच में, उसको हेडली सेल बोलेंगे। जो 30 और 60 के बीच में उसको फेरल सेल बोलेंगे। जो 60 और 90 के बीच में उसको पोलर सेल बोलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट किस किस पर होता है? तो जो ओशन होता है वो एसिडिफिकेशन हो जाता है ओशन का, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज हो जाता है, सी लेवल राइज हो जाता है, डिजास्टर बढ़ जाते हैं, इकोसिस्टम के लिए खतरा है, फूड सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट होते हैं, और कोस्टल पीपल के लिए भी खतरा है ये। वोल्केनो, अर्थक्वेक और सुनामी में अगर रिलेशन बताना हो तो जब प्लेट टेक्टोनिक यानी कि जब प्लेट का मूवमेंट होता है तो वोल्केनो आ सकता है और अर्थक्वेक भी आ सकता है, दोनों चीज़ जनरेट हो सकती हैं। जब मैग्मा का मूवमेंट होता है या कॉन्वेक्शनल करंट का अपवर्ड मूवमेंट होता है तब अर्थक्वेक आ सकता है। ये वोल्केनो से जनरेट होता है। मतलब कि टेक्टोनिक प्लेट जब मूवमेंट करती हैं तो वोल्केनो जनरेट होता है, अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है, दोनों में से कोई जनरेट हो सकता है। जब मैग्मा मूवमेंट करता है तो वोल्केनो के कारण भी अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है, और अर्थक्वेक और वोल्केनो इन दोनों के कारण हमारा सुनामी भी जनरेट हो सकता है। तो इस तरह से ये रिलेशन है।